Hello students, I'm again back with part 5 of chapter number 7, National Movement 1919-1934. Students, I hope you all have seen part 1, part 2, part 3 and part 4 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 5 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930. अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे कब की? 1930 की. तो क्या पढ़ना है इसमें हमको? इसमें पढ़ना है हमको डांडी मार्च. 2 मार्च 1930 को गांधी एक लंबा सा लेटर लिखते हैं. किसको लिखते हैं? वाइसरॉय इरविन को. ठीक है. 1930 में वाइसरॉय कौन है बेटा? लॉर्ड इरविन. तो इरविन को गांधी जी एक लंबा सा लेटर लिखते हैं और उस लेटर में जो गांधी जी होते हैं वो बता देते हैं लॉर्ड इरविन को कि भाई अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. इसका डिसीजन हमने ले लिया है. 12 मार्च को महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च स्टार्ट कर देते हैं. गुजरात के साबरमती आश्रम से ये मार्च स्टार्ट होता है और कहाँ तक? कोस्टल एरिया डांडी तक पहुँचता है. साबरमती आश्रम से स्टार्ट होगा, डांडी तक पहुँचेगा. डांडी क्या है? कोस्टल विलेज है गुजरात का. तो गुजरात के साबरमती से ये यात्रा चालू होती है. डांडी एक कोस्टल एरिया है, सी कोस्ट पे एक विलेज है गांधी, वहाँ तक ये यात्रा गांधी जी करते हैं. गांधी जी इस यात्रा को 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, पर दूसरे बहुत सारे लोग भी रास्ते में डांडी मार्च को ज्वाइन करते हैं. समझ में आ रही बात? डांडी मार्च कितने लोगों के साथ स्टार्ट हुआ? 78 के साथ स्टार्ट हुआ. पर जैसे जैसे गांधी जी आगे की तरफ बढ़ते गए, साबरमती से निकल के कोस्टल एरिया तक पहुंचते गए, बहुत सारे लोग रास्ते में इनको ज्वाइन करते गए. ये डांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल को. सुबह 6 अप्रैल को गांधी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं. वहीं पर देखो समुद्र के पानी में, सी वाटर में, ओशन वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, सलाइन वाटर होता है. तो वहाँ पर गांधी जी सॉल्ट को पिक करेंगे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे. ठीक है, वायलेट करेंगे सॉल्ट लॉ को. बेटा सी वेव्स जो सॉल्ट छोड़कर जाती हैं, गांधी जी उसी को पिक करेंगे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे. ठीक है. गांधीज कैंपेन अगेंस्ट द सॉल्ट लॉज वॉज अ सिग्नल टू डिसओबे द गवर्नमेंट लॉज. और ये जो गांधी जी ने सिग्नल दिया कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया है अब हमने, अब यहाँ से बहुत सारे और दूसरे लॉज का भी ब्रेक होना चालू हो जाएगा. ठीक है. गांधी जी को ऐसा लगता था सॉल्ट इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड बाय रिच एंड पुअर इन इक्वल क्वांटिटी, फ्रीली अवेलेबल इन नेचर. रॉक सॉल्ट होती हैं, ओशन में सॉल्ट है. फिर भी जो अंग्रेज़ थे वो मोनोपोली चलाए हुए थे कि भाई नमक हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, और उसके ऊपर अंग्रेज़ लगा रहे थे टैक्स. तो गांधी जी ने बोला नहीं भैया, अब सॉल्ट कोई भी बना सकता है. गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं, खुद नमक वहाँ से पिक करके, और इस तरीके से वो रास्ता बना देते हैं कि आगे भी हम जितनी भी अनजस्ट लॉज होंगे उन्हें क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, डिसओबे करेंगे. अब हम बात करेंगे द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट. इस मूवमेंट का पूरा प्रोग्राम कैसे होगा, मतलब क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो डिस्कस करेंगे. तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन में क्या क्या इन्वॉल्व था? डिफेंस ऑफ सॉल्ट लॉ, पहले तो नमक कानून को तोड़ना. दूसरा बाइकआउट ऑफ लिकर, लिकर बोले तो शराब है ना, दारू, उसको बाइकआउट करना है, बियर, विस्की, वाइन. देन बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. जितने भी प्रकार का ब्रिटेन से मशीन मेड गुड आ रहा है उसको बाइकआउट करना है, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करना है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है और लिकर को बाइकआउट करना है. इवन टैक्सेस की पेमेंट भी नहीं करनी है. जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा डिफरेंट था. अब ये कैसे डिफरेंस था बेटा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हम टैक्सेस का पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू के जो लॉज हैं उन्हें वायलेट कर रहे हैं, है ना, लॉज को वायलेट कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड के जो लॉज थे उन सबको वायलेट कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, टैक्सेस को पे नहीं कर रहे हैं. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पर तो हम ब्रिटिश लॉज को भी डिसओबे कर रहे हैं. कर सबको देना ही होता है टैक्स, पर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं. ठीक है. अब हम प्रोग्रेस देखेंगे, द प्रोग्रेस और कोर्स ऑफ द मूवमेंट, क्या क्या हुआ, किस तरीके से ये जो पूरा प्रोग्राम है वो एडवांस करता है, आगे की तरफ चलता है. बेटा
अब बेटा जब सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है, गांधी जी साबरमती आश्रम से चलना चालू करते हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं? दांडी तक पहुँचते हैं। तो लगभग ये 240 माइल्स की जर्नी को तय करते हैं। ठीक है, 200 माइल्स की जर्नी इनकी होती है। गांधी जी एक गांव से निकल के दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव और दांडी तक पहुंचते हैं। तो कितना डिस्टेंस गांधी जी कवर करते हैं? 200 माइल्स का। ठीक है, कहीं कहीं 240 माइल्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, किलोमीटर में होता है 300 किलोमीटर, 240 माइल्स, हमारी बुक 200 बोल रही है, तो आप 200 भी लिख सकते हो। चलो, तो गांधी जी का जो मार्च था वो विलेज टू विलेज था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। कहाँ पहुंचने के लिए? साबरमती से दांडी पहुंचने के लिए। टोटल इन्होंने 200 माइल के डिस्टेंस को तय किया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ध्यान गांधी जी की तरफ आया। अट्रैक्टेड सीरियस अटेंशन ऑफ द पीपल। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब गांधी जी किसी और लॉ को भी डिसोबे कर सकते थे, पर गांधी जी ने किसको ही सिलेक्ट किया? सॉल्ट को ही। सॉल्ट को ही अपना टारगेट बनाया। क्यों क्यों बनाया भाई? मैंने पहले ही बताया है कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे गरीब अमीर दोनों इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। कोई इसे ज़्यादा नहीं खा सकता, कोई इसे कम भी नहीं खा सकता। नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए चुना क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जो सॉल्ट टैक्स है ये सोसाइटी के सारे सेक्शंस को अफेक्ट करता है, स्पेशली पुअर को। इलीगल मैन्युफैक्चरर जो सॉल्ट हो रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? वो टैक्स जो अंग्रेजी सरकार को मिल सकता था जब वो सॉल्ट बनाती, तो वो अब उसे नहीं मिलेगा, है ना। और हम क्यों दें? जब हमारे नेचर ने हमें फ्री में सॉल्ट दिया है तो हम उसके ऊपर टैक्स क्यों दें? तो इलीगल मैन्युफैक्चर होने लगा सॉल्ट, दूसरे लॉस को भी तोड़ा जाने लगा, वायलेशन होने लगा, वो भी ग्रैंड स्केल पे। हर तरफ लोग अपना में नमक बना रहे हैं, खुद ही नमक बना ले रहे हैं, दूसरे लॉस को भी तोड़ दे रहे हैं। यूपी में, गुजरात में, बंगाल में जो फार्मर्स थे उन्होंने तो लैंड रेवेन्यू पे करने से भी मना कर दिया। यूपी में, गुजरात में, बंगाल में फार्मर्स ने मना कर दिया कि हम लैंड रेवेन्यू ही नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लोगों ने टिम्बर कट किया। बेटा देखो, हम लोगों ने आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, फॉरेस्ट लॉज बने थे। और इंग्लैंड में क्या हुआ जब रेलवेज एक्सपांशन हुआ, है ना, शिप बिल्डिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा चालू हुई, तो वहाँ के जो ओक ट्रीज थे जो टिम्बर देते थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो अब वो टिम्बर का मेजर सोर्स किसको बना रहे थे? इंडिया को। तो उन्होंने बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया में टिम्बर लगाया हुआ था। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो लोग थे उन्होंने उस टिम्बर को ही काट लिया। फॉरेस्ट लॉज को डिफाइंस करते हुए, दरकिनार करते हुए टिम्बर की कटिंग चालू कर दी। ठीक है, तो कहीं पर रेवेन्यू नहीं पे किया जा रहा है, कहीं पर टिम्बर को काट लिया जा रहा है। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे तो अब्दुल गफ़र खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया वॉलेंटियर ब्रिगेड को। ठीक है, जिसे कहा खुदाई खिदमतगार। क्या कहा? खुदाई खिदमतगार, द सर्वेंट ऑफ गॉड्स। ठीक है, देवर ऑल्सो कॉल्ड द रेड शर्ट्स, इन्हें रेड शर्ट्स भी कहा गया। और इन्होंने एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ चालू कर दी अलग अलग तरीके से, जैसे टैक्स को पे नहीं करना। फिर से ध्यान से सुनो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, जिन्हें हम NWFP कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर अब्दुल गफ़र खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक वॉलेंटियर ब्रिगेड, जिससे ये नाम किस नाम से जाना गया? खुदाई खिदमतगार, द सर्वेंट ऑफ गॉड्स। इन्हें ही रेड शर्ट्स भी कहा गया। इन्होंने फायर्स एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दी, टैक्स वैक्स पे करना से मना कर दिया। बहुत सारी बेटा जो औरतें थी उन्होंने जो लिकर शॉप्स थी उसके सामने पिकेटिंग की, है ना। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन पिकेटेड द शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स, लिकर, शराब की दुकानें जो होती हैं उसके सामने औरतें हाथ बांध के खड़ी हो गई, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। पिकेटिंग में होता ही ये है बेटा, पिकेटेड जहाँ पर भी वर्ड आएगा इसका मतलब एक शॉप होगी, उसको आसपास से औरतों ने, आदमियों ने घेर लिया होगा और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे होंगे। गांधी जी को 4 में 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, खान, अब्दुल गफ़र खान और दूसरे जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया। देखो, अंग्रेज परेशान हो जाते थे तो उनको एक ही चीज़ सूझती थी, गिरफ्तार कर लो सबको, जेल में रहेंगे सही रहेगा। तो बेटा किस किस को गिरफ्तार किया? अभी हमने 4-5 नाम पढ़े, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, खान, अब्दुल गफ़र खान, इन सबको गिरफ्तार किया। गांधी जी को भी कर ही लिया, सब जेल में।
अब हम रिप्रेसिव मेजर्स को पढ़ेंगे। जब अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आता था तो बस वो ये एक ब्रूटल साइकिल चालू कर देते थे सप्रेशन की। तो जो सरकार थी उसने सारे काइंड के रिप्रेसिव मेजर्स को यूज़ कर लिया जिससे इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को तोड़ा जा सके। ये जो डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी ना, जहाँ तहाँ नियमों को तोड़ा जा रहा था, तो अब सरकार बड़ी परेशान थी इससे। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 60,000 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। सत्याग्रहियों को बुरी तरीके से मारा गया। द सत्याग्रहीज वर ब्रूटली असॉल्टेड, बहुत बुरे तरीके से मारा। मिस एम स्लॉट, एन इंग्लिश लेडी, told that she saw the wounded person being thrown into salt water। बेटा ध्यान से देखो, सुनो, देखो नहीं, जब हमें थोड़ी भी लग जाती है, कहीं पे कटवट लग जाता है, तो उसके ऊपर अगर नमक डाल दिया जाए तो क्या हो, बाप रे, सोच के भी बुरा लग रहा है ना। तो क्या करते थे, सत्याग्रहियों को पहले तो बुरी तरीके से मारते थे और फिर उनको सॉल्ट वाटर में डाल देते थे। तुम सोचो कितनी चीख निकल जाती होगी उसकी कि पहले वो इधर उधर उसको लगी हुई है, इतने घाव हैं, और उसको काय में डाल दिया, नमक के पानी में, बाप रे। तो सत्याग्रहियों को बुरी तरीके से मारा गया। तो एम स्लैड लिखती हैं, जो कि एक इंग्लिश लेडी हैं, कि वुंडेड पर्सन को थ्रोन कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, किसमें, सॉल्ट वाटर में। थे तो बड़े ही पागल ये अंग्रेज। अब हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है बेटा, 16 नवंबर 1930 को। कब तक चलती है, 19 जनवरी 1931। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी 16 नवंबर को और कब तक चलेगी, 19 जनवरी तक चलेगी। कब तक, 31 तक। कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लेंगे। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, लंदन में हो रही है। कब से स्टार्ट हुई, 16 नवंबर। कब तक चलेगी, 19 जनवरी तक। कांग्रेस क्या बोली है कि भाई हम तो इसमें पार्ट नहीं लेंगे। जो दूसरी पार्टीज थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एमिनेंट लीडर्स जैसे सप्रू, जिन्ना, आगा खान। तो जहाँ कांग्रेस इस मूवमेंट का पार्ट नहीं बन रही है, वहीं पर दूसरी पार्टीज़ के जितने भी एमिनेंट लीडर्स हैं वो लंदन पहुँच चुके हैं। सप्रू, जिन्ना, आगा खान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए मना कर रही है। मतलब देखो, इंडिया से इतना कुछ ब्रिटिशर्स को मिल रहा था कि इंडिया को किसी भी तरीके से वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। इंटरनल पॉलिसीज़ भी हमारे हवाले करने को तैयार नहीं थे, है ना। हम बहुत ही काम की चीज़ थे उनके लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अनविलिंग थी कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस दे, वो चाहती नहीं थी कि हमें मिले। मोर ओवर कॉन्फ्रेंस विदाउट कांग्रेस के बिना ये कॉन्फ्रेंस खाली खाली लग रही थी, ठीक है। मेजर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस से बिलोंग करते थे। अब कांग्रेस वहाँ पहुँची ही नहीं है, तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वैसे भी कोई बहुत अच्छा मीनिंग, मतलब बहुत अच्छा कुछ इससे निकलना ही नहीं था। इट वॉज देयरफॉर डिसाइडेड, और इसीलिए लंदन में बैठे अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस पैक्ट, ऐतिहासिक पैक्ट, जिसे कहा गया है गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी जी और इरविन साइन करते हैं, ठीक है। और जैसे गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसे सस्पेंड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स भी परेशान हैं, इतने सारे कैदियों को उन्होंने जेल में भर रखा है, ठीक है, फिर भी कुछ हाथ नहीं आ रहा। उधर पे कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी, तो उन्हें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करानी है जिसमें कांग्रेस की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तो अंग्रेज़ शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अंग्रेज़ कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए यार कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो अंग्रेज़ सोचते हैं चलो हम गांधी जी को रिलीज़ कर देते हैं और भी लोगों को रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, ये हमारी बात को समझ पाएँ, है ना। तो एज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग अबाउट एन अंडरस्टैंडिंग, शुरुआत में जो स्टेप लिया गया अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, किसकी अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस और गवर्नमेंट की, गांधी जी और जो बहुत सारे मेंबर्स थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उनको रिलीज़ कर दिया गया। कब रिलीज़ किया, 26 जनवरी 1931 को। गांधी जी भी पीस चाहते थे और अंग्रेज भी पीस चाहते थे, पर गांधी जी को पीस चाहिए था विथ ऑनर
और अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि और कोई ट्रबल हो, ठीक है। इन सर्कमस्टांसेस में फेमस गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है कब? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है प्यारे बच्चों? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। जो गवर्नर जनरल होते हैं वो एग्री कर जाते हैं इस बात के लिए कि भाई वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे, सिर्फ उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं करेंगे जिन्होंने किसी ना किसी टाइप का वायलेंस किया होगा, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है ना, बिहाइंड द बार, प्रिजन में है इतने सारे लोग। पर अब इरविन विद दैट पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, रेडी हो जाते हैं कि आई एम गोइंग टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ओनली दोज विल रिमेन बिहाइंड प्रिजन हु डिड सम काइंड ऑफ वायलेंस, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है। और फिर ये भी कह दिया अंग्रेजों ने कि हमने जितनी भी प्रॉपर्टी कांग्रेसमैन की कन्फिस्केट की है, कन्फिस्केट करने का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को हथिया ले, उसे वापस ना दे, ठीक है। अब कब्ज़ा ले, जब सरकार किसी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा लेती है तो उसको कॉन्फिस्केशन कहते हैं। तो यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट में सेकेंड इरविन इस बात के लिए भी मान जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हारी जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की थी वो तुम्हें वापस कर देंगे। थर्ड, टू परमिट पीसफुल पिकटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। और ये भी इरविन मान गए कि ठीक है भाई, अगर आपको शांति से पिकटिंग करनी है लिकर शॉप के सामने, फॉरेन क्लॉथ शॉप के सामने, तो वो आप कर सकते हो, पर स्ट्रिक्टली इन अ पीसफुल वे। अब और क्या करते, देखो पिकटिंग के लिए भी मान गए, ठीक है। फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इस बात को भी मान लिया कि भाई जो व्यक्ति, जो लोग हैं जो सी शोर्स के पास रहते हैं वो सॉल्ट बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, मैं इटारसी में रहती हूँ, मध्य प्रदेश के इटारसी में, मैं गुजरात, मुंबई, केरला, कर्नाटका के कोस्ट पे जाऊँगी नहीं ना नमक बनाने, कितना मेरे लिए महंगा पड़ जाएगा वो नमक, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने, खैर हमारे लिए तो नहीं, खुद के लिए ये सोचा और ये फैसला दिया कि ठीक है, जो सी शोर के पास रहते हैं, है ना, समुद्री किनारों पे रहते हैं, वो नमक खुद बना सकते हैं। इरविन ने बोल दिया तुम पिकटिंग भी कर सकते हो शांति से, तुम नमक भी बना सकते हो, पर कौन लोग नमक बनाएंगे? जो सिर्फ सी शोर के पास रहेंगे। महात्मा गांधी भी एग्री हो जाते हैं कि वो सस्पेंड कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। वो इस बात के लिए भी एग्री हो जाते हैं कि भाई जो डेलिब्रेशंस, जो डिबेट्स, जो बातचीत सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होगी, चलो मैं उसमें पार्ट ले लूँगा। अब बेटा जब ये पैक्ट साइन होता है, गांधी इरविन पैक्ट, तो इसको ऐसा देखा जाता है कि ये कांग्रेस की साइड से भी एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों विन विन सिचुएशन में रहे, एक टाइप की इक्वालिटी रही। कुछ डिमांड्स गांधी जी की मानी गई तो कुछ डिमांड इरविन की मानी गई। और इरविन देखो इस हद तक तैयार हो गया है कि ठीक है, ओके, आप पीसफुल पिकटिंग कर सकते हो, आप अपना नमक खुद बना सकते हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक इक्वल वेटेज मिला कांग्रेस को भी और अंग्रेज़ों को भी। और कांग्रेस की ये जीत थी, अंग्रेज़ों को तो खैर हमेशा सब कुछ मिला ही है, पर कांग्रेस के नाम पर ये बड़ा अचीवमेंट। और यहाँ पर दूसरा अचीवमेंट कांग्रेस के नाम पे ये लिखा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रिकॉग्नाइज करने लग गई कि जो कांग्रेस है वही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन पीपल की, ठीक है। जितनी भी पार्टीज़ के लीडर, भले वो सप्रू हों, जिन्ना हो, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, B.R. अम्बेडकर हों, ये भैया कुछ वर्ग की बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, पर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल इस कांग्रेस, ये रिकॉग्नाइज कर लिया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव गए थे, वो थे गांधी जी। गांधी जी वॉज चूजन एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पूछे कि कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो थे गांधी जी। ठीक कोई बात, ये कॉन्फ्रेंस कब हो रही थी? 7 सितंबर से स्टार्ट हुई और कब तक चली? 1 दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने है राम। चलो, सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे महात्मा गांधी। 7 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो चलती है 1 दिसंबर तक। जो कॉन्फ्रेंस थी इसका मैक्सिमम टाइम डिवोट था किसके लिए? कम्युनल क्वेश्चंस के लिए, माइनॉरिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे,
है ना। मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर। भाई लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, सिख को कितनी सीट्स दी जाएंगी, इंडियन क्रिश्चियन का क्या होगा, एंग्लो इंडियन को कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों लेवल पे बात हो रही थी, क्योंकि ये हमने रिकॉग्नाइज कर ही लिया था कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो सेंटर में कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इन कम्युनिटीज़ को, स्टेट में कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब प्रोविंसेस में कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब गांधी जी का इतना दिमाग खराब होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी कहते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति आज़ादी, इंडिपेंडेंस ये सब भूल चुका है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पहुँचे हैं, बड़े ही मूर्ख हैं। ये आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ छोटी सी बात, मेरी सीट कितनी होगी, तेरी सीट कितनी होगी, तुझे लेजिस्लेचर में कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मतलब ऐसी ही बकवास बातें कर रहे थे गांधी जी। बहुत दिमाग ख़राब होता है यहाँ से कि भाई आप इतनी दूर लंदन क्या सिर्फ सीट्स डिस्कस करने आए हो? अभी भी तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी ही दिख रही है, अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को ही जानना चाहते हो, ठीक है। इससे आगे बढ़ो, आज़ादी का सोचो। द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस और सेटिंग अप अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिसीडेड इनटू बैकग्राउंड। कहीं पीछे बैकग्राउंड में चल रही थी, कैसी सरकार होगी, इंडिपेंडेंस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। गांधी जी वापस आ जाते हैं एम्प्टी हैंडेड। उनका बहुत दिमाग ख़राब होता है कि भाई यहाँ आज़ादी की बात तो हो ही नहीं रही है। He could not persuade the British government to grant freedom or even dominion status to India. गांधी जी ने बिल्कुल वहाँ कोशिश नहीं की कि किसी को मनाए, कि किसी को समझाए कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो या हमें फ्रीडम दे दो। मतलब गांधी जी आ जाते वापस। बेटा अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932। आप सबको पता है कि गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पार्ट लेने को बोल दिया था, चलो मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलता हूँ, और इस मूवमेंट को सस्पेंड कर लिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। पर गांधी जी को वहाँ कुछ मिला नहीं, तो गांधी जी वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो वो चाहते हैं कि ये मूवमेंट वापस से रीलॉन्च हो। तो 4 जनवरी 1932 को तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जितने भी कांग्रेस मैन होते हैं, कांग्रेस होती है, वो एक रेजोल्यूशन पास करती है जहाँ पर वो बात करती है कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिन्यू करेंगे, वापस से लेके आएंगे, रीलॉन्च करेंगे। तो जो कांग्रेसमैन होते हैं, औरतें होती हैं, ये फिर से वापस से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने लगते हैं, ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करने लगते हैं। कांग्रेस को अंग्रेज अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, कांग्रेस क्या घोषित की जाती है कि ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन 1885 में एओ ह्यूम ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, इतने सालों से काम करती आई, पर अब अंग्रेज इतने मजबूर हो गए कि वो कांग्रेस को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, अनलॉफुल इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो कांग्रेस के जो फंड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, उसे कन्फिस्केट कर लिया जाता है। कांग्रेस के एस्टिमेट्स बताते हैं कि लगभग 1,20,000 लोगों को अरेस्ट किया गया बाय द एंड ऑफ मार्च 1933। कांग्रेस बताती है कि 1933 मार्च तक 1,20,000 पीपल को ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर चुके थे। कांग्रेस की प्रॉपर्टी पूरी ले ली थी, कांग्रेस के फंड्स ले लिए थे, बड़ी परेशानी थी। तो हुआ क्या, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, रीलॉन्च हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस जितने भी मेन थे, विमेन थी, नॉर्मल मैन, विमेन, इन लोगों ने जो पहले कर रहे थे वो वापस से करना चालू कर दिया, है ना। सॉल्ट बनाया, ब्रिटिश गुड को बाइकआउट किया। अब अंग्रेज फिर गुस्सा हो गए, उन्होंने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली, मतलब अपने पास रख ली, जब्त कर ली, उनका पैसा ले लिया, 1,20,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, मार्च 1933 तक। बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सस्पेंड हो जाने का मतलब ये नहीं था कि लोग अब चुप बैठ गए, उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग शांत नहीं हुए, इवन डरे भी नहीं, और इस मूवमेंट से टाइड आ गई। टाइड का मतलब पता है ना आपको,
इस तरीके से लहरें उठी कि सबको पैट्रियाटिक बनाकर छोड़ा। कई जगह मास स्ट्राइक होने लगी, पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगी कि अंग्रेजी सरकार तो चल ही रही है, कुछ लोकल एरियाज़ में लोकल गवर्नमेंट चलने लग गई। ठीक है, जो लोगों का पैट्रियाटिज़म था उसने सरकार को चैन से नहीं रहने दिया। दूसरा, जो गवर्नमेंट थी वो इस बात से तो कन्विंस हो गई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत तो है, तो गवर्नमेंट ने लेके आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने फेडरल प्रिंसिपल की बात की, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की बात की और कहा कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए प्रोविंस में। तीसरा, एक सफलता हमें ये मिली कि सरकार ये मान गई कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें मिली और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी कहाँ पर, प्रोविंसेस में। तीसरा बेटा, द स्ट्रगल एंड a healthy effect upon the life of the exploited, the poor and the oppressed। बेटा और ये स्ट्रगल जो था इसका एक हेल्दी इफ़ेक्ट हमने देखा एक्सप्लॉइटेड लोगों की लाइफ पर। जिन लोगों का शोषण हो रहा था उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो गई, गरीबों को थोड़ा फ़ायदा मिल गया, ऑपरेस्ड लोग थोड़े से कम परेशान रहे। जो एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन चलाया गया उसके भी इफ़ेक्ट हमें अच्छे देखने को मिले, है ना। जो गांधी जी लोगों को कन्विंस कर रहे थे भैया लोग सारे एक हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। जो डिफरेंट क्लासेस थी उन्हें स्कूल में टेंपल में एंट्री मिल गई। इसके पहले ना ही तो उन्हें स्कूल में आने दिया जाता था। भीमराव अम्बेडकर ने खुद बाहर बैठ के पढ़ाई की थी, उन्हें कॉमनवेल्थ से पानी नहीं दिया जाता था, मंदिर में नहीं आने दिया जाता था, स्कूल में नहीं आने दिया जाता था, वो सब कुछ शुरू हो गया। चौथा, इस मूवमेंट में हमने देखा औरतों ने बहुत बड़े नंबर में पार्ट लिया, वो अपने घरों से बाहर आई। इवन उन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स को बाय नहीं किया, लिकर शॉप को बाय नहीं किया। मतलब जो औरतें थी उन्होंने खुद फॉरेन क्लॉथ को बाय नहीं किया, अपने हस्बैंड्स को लिकर बाय नहीं करने दी। नागालैंड की जो रानी थी बेटा, जिनका नाम था गाइदन ल्यू, उन्होंने एंटी कॉलोनियल रिवोल्ट किया। जब हम फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट करते हैं, ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करते हैं, तो इसका भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे एक गुड इफ़ेक्ट देखने को मिला। कैसे कि अगर हम फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट करेंगे तो बेटा हम जिंगलाला हू तो नहीं बन जाएंगे, है ना। पत्तियाँ तो नहीं पहनने लग जाएंगे, हम क्या पहनेंगे, इंडियन नेट क्लॉथ, खादी का सेल बढ़ने लगा, इंडियन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। फिफ्थ बेटा, वायलेंस का भी यूज़ हुआ एज पॉलिटिकल वेपन। ठीक है, गांधी जी हमेशा सिखाते रहे, पढ़ाते रहे नॉन वायलेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, पर यहाँ पर हमने देखा कि वायलेंस का यूज़ भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी वो कम्प्लीटली डाई आउट नहीं हुई, कहीं कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा। तो बेटा यहाँ पर होता है आपका चैप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए।